तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर कोशिएंट स्पेस कल बताया था। अब देखो कोशिएंट स्पेस की डायमेंशन कैसे प्रूव करेंगे, इस पर थ्योरम देखो। कोशिएंट स्पेस तो कोशिएंट स्पेस को कल डिफाइंड किया था, कोशिएंट स्पेस पर आधारित एक थ्योरम बताया था। और कोशिएंट स्पेस पर आधारित दूसरी थ्योरम जो कि हमेशा आती है ऑल यूनिवर्सिटी में, तो वे क्या है, डायमेंशन ऑफ कोशिएंट स्पेस, डायमेंशन ऑफ कोशिएंट स्पेस, डायमेंशन ऑफ कोशिएंट स्पेस। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस पर आधारित थ्योरम बताने वाला हूँ। तो लेट VF बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेट VF बी ए लेट तथा W एंड W बी ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, W भी वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। देन ये प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। लॉग के नियम जैसे है ना, लॉग का नियम पढ़े थे ना एक, तो log m अपॉन n जब रहता है तो हो जाता है log m माइनस log n। तो लॉग के रूल की जैसे ये है, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री सुनते हैं पहले। मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ, क्या करेंगे, मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। ठीक है, अभी लिखना नहीं है। डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, m। इसका मतलब W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m होगी। ठीक है, तो W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या m होगी, तो मान लेते हैं उसका बेसिस जो है S1 है। तो इसके एलिमेंट क्या हैं, α1 α2 डैश डैश अल्फ़ा m है। S1 क्या हो गया, W का बेसिस होगा जिसमें एलिमेंट की संख्या m होगी, तभी इसकी डायमेंशन m लिखी जाएगी। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या उस वेक्टर स्पेस की क्या कहलाती है, डायमेंशन। ठीक है, यदि W की डायमेंशन m माने हैं तो W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, m होगी। ठीक है, तो α1 α2 αm मान लेते हैं कि ये W का बेसिस है। अब तो ये जब S1 W का बेसिस है, ठीक है, तो निश्चित रूप से S1 क्या होगा, V का भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। ठीक है, V का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, क्योंकि V का नॉन एम्प्टी सबसेट ही क्या बनता है, बेसिस। तो ये W का बेसिस था, तो W का ये नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, और जब W का सबसेट होगा तो V का सबसेट तो होप करेगा। ठीक है, सीधी सबसेट है MP का, MP सबसेट ऑफ इंडिया, तो सीधी सबसेट ऑफ इंडिया कि नहीं। तो वही बोला कि यहाँ पे S1 क्या है, बेसिस है W का, तो S1 सबसेट होगा W का, और जब S1 सबसेट होगा W का तो निश्चित रूप से S1 सबसेट होगा V का। ठीक है, अब जब W का ये बेसिस है तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और जब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये V का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिल रहा है जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको एक्सटेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है, कौन, एक्सटेंशन थ्योरम से। एक्सटेंशन थ्योरम से इसको एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो α1 α2 डैश डैश αm में कौन एलिमेंट मिला दें, मान लेते हैं कि β1 β2 बीटा के एलिमेंट मिला देते हैं तो V का बेसिस बन जाता है। α1 α2 और αm में β1 β2
और बीटा के एलिमेंट मिला देते हैं तो मान लेते हैं कि जो S2 सेट बनता है वे V का बेसिस बन जाता है। इज ए बेसिस ऑफ V, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये एक्सटेंशन थ्योरम से ये बेसिस मान लेते हैं V का, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा m प्लस के। तो क्या निकालें फिर हम, डायमेंशन ऑफ V और माइनस डायमेंशन ऑफ W यदि करते हैं तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू m प्लस के ना है, और W की क्या है, m है। तो m कट गया तो क्या बचा k। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू के आ गया। तो हमको अब क्या दिखाना पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू के। V अपॉन W इज इक्वल टू यदि के प्रूव कर दें तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू के आती है। तो यदि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W की वैल्यू भी के आ गई तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W को के प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कोशिएंट स्पेस की डायमेंशन में एलिमेंट की, कोशिएंट स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या के होनी चाहिए। कोशिएंट स्पेस V अपॉन W है, कल प्रूव किए थे। तो ये कोशिएंट स्पेस जब है तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, के। तो मान लेते हैं कि के एलिमेंट का एक सेट लेंगे, तो यहाँ पे V अपॉन W कोशिएंट स्पेस है, तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2, W प्लस बीटा के टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना, राइट कोसेट टाइप के एलिमेंट होंगे। क्योंकि आप कल देख चुके हो कि V अपॉन W के जो एलिमेंट हैं क्या होंगे, W प्लस A, W प्लस B, W प्लस अल्फ़ा, W प्लस बीटा, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। तो यदि हम के एलिमेंट का एक V अपॉन W का सबसेट लेते हैं और उसको बेसिस प्रूव कर देते हैं तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू के प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो V अपॉन W का एक हम सेट क्या लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं V अपॉन W का नॉन इम्पीटिव सबसेट। तो मान लेते हैं वो S3 है, तो इसके एलिमेंट क्या हैं, किस टाइप के हैं, W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2, W प्लस बीटा के। ये राइट कोसेट का कलेक्शन है जिसमें के एलिमेंट हैं, और ये राइट कोसेट का जो कलेक्शन होगा तो ये इसका नाम रख लेते हैं S3। तो ये इसका V अपॉन W का एक सबसेट है। और जब V अपॉन W का एक सबसेट है, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट बहुत सारे हैं V में, तो ये सबसेट है किसका, V अपॉन W का। तो इसको यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि S3 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और V अपॉन W का हर एक एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसी कंडीशन में हम कह देंगे कि S3 क्या है, V अपॉन W का बेसिस है, तब ये इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, के हो जाएगी। बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही क्या होती है, डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि S3 को किसी तरह से ये दिखा दें कि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, और दूसरा V अपॉन W का हर एक एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात V अपॉन W इज इक्वल टू ये दिखा दें लीनियर स्पान ऑफ S3। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस प्रूव हो जाएगा किसका, V अपॉन W का। अब V अपॉन W का जब बेसिस प्रूव हो जाएगा तो S3 में एलिमेंट की संख्या ही उसकी डायमेंशन कहलाएगी V अपॉन W की। तो इसमें हम जानबूझ करके के एलिमेंट लिए हैं, तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू के हम दिखा चुके हैं, ठीक है ना। अब यही हम प्रूव करेंगे कि S3 में जो तीन के एलिमेंट हैं वे इनके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और ये दिखाएंगे कि V अपॉन W का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि V अपॉन W का ईच एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में S3 क्या हो जाएगा, V अपॉन W का बेसिस हो जाएगा, और जब S3 V अपॉन W का बेसिस हो जाएगा तो S3 में एलिमेंट की संख्या ही V अपॉन W की डायमेंशन होगी। तो इसमें एलिमेंट की संख्या के हम माने ही हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, के। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम W की डायमेंशन मानकर चलते हैं m, तो उसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, m, ठीक है। m तो वे उसका नाम S1 ले लेते हैं। S1 जब नॉन इम्पीटिव सबसेट है W का और W सबसेट है V का, इसका मतलब S1 एक ऐसा सबसेट होगा V का जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि V का बेसिस भी है, ठीक है। तो इसको एक्सटेंशन थ्योरम से एक्सपेंड करके V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा के एलिमेंट जोड़ देने से वे V का बेसिस बन जाता है, उसका नाम S2 रख लेते हैं, ठीक है।
अब तब क्या होगा, डायमेंशन ऑफ है v इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस के। फिर डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w कर दिए तो m प्लस के से m घटा देंगे तो यह k आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू k आ गया। अब हम डायमेंशन ऑफ v अपॉन w को k के बराबर सिद्ध करेंगे। तो k एलिमेंट का एक सेट लेते हैं, उसका नाम S3 रखते हैं और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और v अपॉन w का ईच एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में हम यस कह देंगे कि S3 बेसिस है v अपॉन w का। तो S3 में एलिमेंट की संख्या k है तो v अपॉन w की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ की शुरुआत वहाँ से करेंगे। तो लेट प्रूफ में लिखते हैं गिवन दैट v of be a finite dimensional vector space and W is a subspace of V, then we have to prove that dimension of V upon W is equal to dimension of V minus dimension of W। ये प्रूव करना। फॉर इट इसके लिए लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। मान लिए कि डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू लेट डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। तो एम्प्लाइज यस इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m इज ए बेसिस ऑफ W इज ए बेसिस ऑफ W। तो एम्प्लाइज S1 is subset of V, then by extension theorem इसमें कुछ एलिमेंट को मिला करके S1 में V का बेसिस बनाया जा सकता है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा के इज ए बेसिस ऑफ क्या V। तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होगा, k प्लस m प्लस k। डायमेंशन ऑफ V m प्लस k, देन डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ V क्या है, डायमेंशन ऑफ V क्या है m प्लस k। डायमेंशन ऑफ W क्या है m। तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू k। तो डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू k। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। लिख लिए थे ना। अब के एलिमेंट का एक सेट लेंगे और उसको प्रूव करेंगे कि वे V अपॉन W का बेसिस है। तो V अपॉन W कोशेंट स्पेस है तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, राइट कोसेट टाइप के एलिमेंट होंगे। W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा W प्लस गामा, इस टाइप के एलिमेंट उसमें होंगे। किसके, V अपॉन W के। तो उसका सबसेट लेंगे तो उसके भी एलिमेंट इसी टाइप के रहेंगे कि नहीं। तो
इसका सबसेट लेंगे तो क्या लिखेंगे? कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ W इन V, कोसेट्स ऑफ W इन V। ये S3 उसका नाम रखते हैं। इसके एलिमेंट क्या हैं? W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2, डैश डैश W प्लस बीटा K। ठीक है, तो वी शैल सो दैट dimension of S3 is basis of quotient space V upon W, quotient space V upon W। For it, we have to prove that number first vector of S3 is linearly independent, और दूसरा V अपॉन W का ईच एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। यही ना दिखाना पड़ेगा बेसिस प्रूफ करने के लिए। तब जब बेसिस प्रूफ करने के लिए था, यहाँ पे देखो V अपॉन W, S3 में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लें और गुणा स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो के इक्वल करें। ठीक है, तो जीरो का मतलब ये होता है कि वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट। तो यहाँ वेक्टर स्पेस का काम कौन कर रहा है? V अपॉन W। तो जितने स्केलर इसमें हैं उनके इतने स्केलर, जितने वेक्टर हैं उतने स्केलर लेना पड़ेगा और गुणनफल का योगफल शून्य के बराबर करके सब स्केलर की वैल्यू शून्य दिखाना पड़ेगा, तभी ना क्या कहलाएंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके लिए हम कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं वे एलिमेंट क्या हैं? वे एलिमेंट तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर फर्स्ट वेक्टर्स ऑफ S3, वेक्टर्स ऑफ S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो लेट फॉर A1 A2 डैश डैश AK belong in F such that क्या है? A1 लिखो W प्लस बीटा 1, A2 और W प्लस बीटा 2 डैश डैश AK बीटा K इज इक्वल टू, इधर जीरो वेक्टर ना, तो जीरो वेक्टर ऑफ V अपॉन W। तो V अपॉन W का जीरो वेक्टर क्या होगा? W प्लस जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको कहते हो। तो ये क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब यहाँ पे A1 का मल्टीप्लाई देखो, A1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसी भर के, हाँ, W प्लस A1 बीटा 1, W प्लस A2 बीटा 2,
तो ये होगा W प्लस ए के बीटा के ऐसे इज इक्वल टू V अपॉन W का जीरो एलिमेंट क्या होता है W प्लस जीरो। तो ये आप पहले से आपको पता है कि जब W प्लस अल्फ़ा हो और प्लस W प्लस बीटा हो तो क्या लिखते हैं हम W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, यानी कि 2W लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो W प्लस अल्फ़ा W प्लस बीटा W प्लस गामा, तो क्या होगा W प्लस लिखोगे A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश ए के बीटा के ऐसे इज इक्वल टू क्या होगा W प्लस जीरो। तो W प्लस जीरो को W भर भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आप जानते हो कि W प्लस अल्फ़ा बराबर W है, तो क्या होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा बिलोंग इन W, अल्फ़ा बिलोंग इन W। ठीक है, आप पढ़े थे उसमें एक सब ग्रुप में भी H ए बराबर H है, तो A बिलोंग इन H। इसी प्रकार W प्लस अल्फ़ा और W है तो अल्फ़ा बिलोंग इन W। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ W प्लस ये अल्फ़ा का काम ये पूरा कर रहा है, अल्फ़ा का काम ये। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं इसको W ये, हाँ, तो इम्प्लाइज A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश ए के बीटा के बिलोंग इन क्या होगा W। W का बेसिस क्या माने हैं, W का बेसिस हम क्या माने हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m। ठीक है, तो W का बेसिस ये है, तो W का हर एक एलिमेंट बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 डैश डैश ए के बीटा के को लिखेंगे क्या W के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो W के बेसिस के वेक्टर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा m है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे इसको लिख लेंगे, उसके वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2, यहाँ पे क्या होगा BM अल्फ़ा m BM अल्फ़ा m। अब देखो इसको इस साइड में ले आओगे तो A1 बीटा 1 A2 बीटा 2 मान प्लस ए के बीटा के माइनस B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 डैश डैश BM अल्फ़ा m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि W का जीरो एलिमेंट तो जीरो रहेगा। आप देखो ये आपको पहले से ना पता है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा के और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m V के बेसिस के वेक्टर हैं, V के बेसिस के वेक्टर हैं। ठीक है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का सम जब 0 आ रहा है तो ये सब अलग अलग क्या होंगे 0, क्योंकि S2 के जो वेक्टर होंगे लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, क्योंकि S2 V का बेसिस है, क्योंकि S2 क्या है V का बेसिस है, तो उसके वेक्टर क्या होंगे लीनियर इंडिपेंडेंट। इसलिए A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A के बराबर 0 माइनस B1 बराबर 0 B2 बराबर 0 BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नहीं तो नहीं, तो सब स्केलर की वैल्यू जब 0 आ गई, इसका मतलब हम किसका उपयोग किए थे A1 A2 और AK का उपयोग न किए थे। तो इन सभी की वैल्यू 0 जब दिखा देंगे तो ये कहेंगे कि ये जो S3 में जो वेक्टर लिए हैं ये वाले ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, इन वेक्टर के लिए जिन स्केलर का उपयोग हम करेंगे तो उन सभी स्केलर को 0 के बराबर दिखाने में यदि कामयाब हो गए तो उसके वेक्टर क्या कहलाते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे तो इम्प्लाइज A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 AK बराबर 0 माइनस B1 बराबर 0 माइनस B2 बराबर 0 माइनस BM बराबर 0।
बिकॉज S2 इज बेसिस ऑफ V, because S2 is basis of V, so vector of S2 vectors of V, vectors of S2 is linearly independent तो S2 के वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, इसलिए ये सब स्केलर की वैल्यू क्या लिख दिए गई, 0 के वेक्टर, 0 के बराबर। तो क्या लिखोगे, तो सिंस फॉर A1 W plus beta 1, A2 W plus beta 2 dash dash AK W plus beta K is equal to 0, we get A1 is equal to 0, A2 is equal to 0, AK is equal to 0. So vectors of S3 are linearly independent. So vectors of S3 is a linearly independent। अब हम क्या दिखाएंगे, दूसरा, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे, लीनियर स्पान ऑफ S3 इज इक्वल टू V अपॉन W, लीनियर स्पान ऑफ S3 इज इक्वल टू V अपॉन W। इसका मतलब V अपॉन W का हर एक एलिमेंट S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो V अपॉन W का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V अपॉन W। तो V अपॉन W का कोई एलिमेंट हम क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा, और उस अल्फ़ा एलिमेंट को, तो V अपॉन W का एलिमेंट अल्फ़ा किस टाइप का होगा, W प्लस अल्फ़ा टाइप का होगा ना, क्योंकि V अपॉन W कोसेंट स्पेस है। तो कोसेंट स्पेस के एलिमेंट राइट कोसेट होते हैं, क्या होते हैं, राइट कोसेट। तो जब V अपॉन W का एलिमेंट है W प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसके एलिमेंट होगा, V होगा। तो एम्प्लाइज अल्फ़ा बिलोंग इन V। तो जब अल्फ़ा V का एलिमेंट है तो अल्फ़ा व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो V का बेसिस वेक्टर क्या है, S1 ना, तो अल्फ़ा को लिख सकेंगे क्या, A1 C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 डैश डैश CM अल्फ़ा M, फिर D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 डैश डैश क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या होगा, DK बीटा के, इस टाइप का होगा। अल्फ़ा V के एलिमेंट है तो अल्फ़ा व्यक्त होगा V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा M किसका एलिमेंट है,
W के बेसिस के एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m क्या है, W के जब बेसिस के एलिमेंट हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट। W के बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, W को। ठीक है, तो ये W का एलिमेंट होगा यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m क्या है, W के बेसिस के एलिमेंट है, और W के बेसिस के एलिमेंट है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट होगा, W का। तो इस एलिमेंट को हम अपनी सुविधा के लिए गामा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख दिए गामा और प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस डैश डैश DK बीटा के, ऐसे। वेयर क्या लिखोगे, वेयर गामा इज इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 Cm अल्फ़ा m बिलोंग इन W, बिलोंग इन W। अब हम W प्लस अल्फ़ा पर विचार करते हैं। तो W प्लस अल्फ़ा लेकर जब चलेंगे तो W प्लस अल्फ़ा के स्थान पर लिखो गामा D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 प्लस डैश डैश DK बीटा के, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, W प्लस गामा और फिर W प्लस D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 DK बीटा के, ऐसे। अब ये जानते हो कि गामा किसका एलिमेंट है, W का ना। तो जब गामा W का एलिमेंट है, देखो जब गामा बिलोंग इन W तो W प्लस गामा बराबर W होता है। W प्लस गामा बराबर क्या होता है, W। तो यहाँ पे W लिख सकते हैं, गामा किसका एलिमेंट है, W का। तो W प्लस ये क्या होगा, ये होगा D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 डैश डैश DK, ये बीटा के, ऐसे। ठीक है, इसके स्थान पे W लिख दिए, ये W प्लस अल्फ़ा। इसको पहले जानते हो, एक लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसको हम W प्लस गामा, यहाँ पे गामा लिख दिए ना। अब यहाँ पे लिख दोगे W प्लस गामा इज इक्वल टू W, तो अगले स्टेप में ऐसे नहीं लिख दो, W प्लस अल्फ़ा। W प्लस गामा के स्थान पे हम क्या लिख दिए, W प्लस गामा इज इक्वल टू W इफ़ एंड ओनली इफ़ द गामा बिलोंग इन W। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके स्थान पे W लिखे देते हैं, इसको सीधे उतारो, D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 प्लस डैश डैश DK और बीटा के, ऐसे। अब क्या करेंगे, W प्लस ऊपर लिखते हैं, इसको लिखेंगे W प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख देंगे। अब लिखो भी वाला W प्लस गामा जब हट गया ना, नहीं तो वहाँ W 2 बार आ जाता, तो कोई रुझान नहीं है कि एक W लिखने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये लिख देंगे आप। तो क्या लिख देंगे, W प्लस D1 बीटा 1 फिर W प्लस D2 बीटा 2 फिर डैश डैश W प्लस DK बीटा के, ऐसे। अब ये जानते हो, देखो यहाँ पे W प्लस A अल्फ़ा है तो इसको लिख सकते हैं A इंटू W प्लस अल्फ़ा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं, ये D1 का काम कर रहा है, यहाँ A का काम कौन कर रहा है, D1 D2 DK। तो यहाँ D1 पहले आ जाएंगे, तो W प्लस बीटा 1 D2 W प्लस बीटा 2 और ये डैश डैश
कौन बाहर आएगा यहाँ पे, डी के डब्लू प्लस बीटा के, ऐसे डब्लू प्लस बीटा के। तो ये डब्लू प्लस अल्फ़ा किसका एलिमेंट था, भी अपान डब्लू का, और ये व्यक्त हो गया किसके, S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में व्यक्त हो रहा है। ठीक है। क्लियरली आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, क्लियरली आर्बिट्रेरी एलिमेंट W प्लस अल्फ़ा ऑफ V अपॉन W इज एज express as linear combination of vectors of S3, linear combination of vectors of S3। तो जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट S3 से जनरेट हो रहा है V अपॉन W का, इसका मतलब V अपॉन W का ईच एलिमेंट S3 से जनरेट होता होगा। ठीक है। जब V अपॉन W का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं तो दिखा देते हैं कि S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब V अपॉन W का ईच एलिमेंट क्या होगा, S3 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इट मीन्स all element of V upon W is expressed as a linear combination of vectors of S1 S3 ना, that is V upon W is equal to linear span of S3, V upon W is equal to linear span of S3। Thus S3 is basis of V upon W। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3। तो S3 में एलिमेंट की संख्या डायमेंशन कहलाएगी किसकी, V अपॉन W का। क्यों, क्योंकि S3 को प्रूव कर दिया कि बेसिस है। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं इसमें, S3 में कितने एलिमेंट हैं, के एलिमेंट हैं। ठीक है, के एलिमेंट। ठीक है। अब इसके पहले हम क्या दिखाए थे, ये होगा इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू तक के पहले से दिखा चुके थे। अब डायमेंशन ऑफ V अपॉन W को, V अपॉन W के डायमेंशन को के प्रूव करने के लिए के एलिमेंट का एक सबसेट ले लिए S3, और S3 को V अपॉन W का बेसिस प्रूव कर दिए। तो V अपॉन W के बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही कहलाएगी V अपॉन W की डायमेंशन। तो वही तो प्रूव किए, तो आ गया ये। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये क्वेश्चन स्पेस की थ्योरम थी। ठीक है। अब आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएं।
आज भी क्लास है।